अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 23। चैप्टर नेम इज मेथडोलॉजी। अब बेसिकली जो मेथडोलॉजी का वर्ड है वो मेथड से निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने कवर अप करना है इस चैप्टर के अंदर, मेथडोलॉजी का चैप्टर कवर करना है। हमने डिफरेंट मेथड्स को देखना है कि साइकोलॉजी में कौन कौन से ऐसे डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू जो है वो रिसर्चेस की जाती हैं और थेरीज कंडक्ट की जाती हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मेथडोलॉजी है क्या या हमें ज़रूरत क्या है साइकोलॉजी के अंदर। अब आपने इससे पहले कुछ हमने जितनी भी थेरीज पढ़ी हैं, ठीक है, वो थेरीज जो हैं वो जो थेरीज हैं वो बेसिकली जो हैं अब ऐसे ही तो नहीं है कि वो डेली किसी भी साइकोलॉजिस्ट ने जो है वो डेली बेसिस पे ऑब्जर्वेशन की, कुछ लोगों को देखा कि इंसान की नफ्सियात ऐसी होती है तो उसने जो है वो उस पर पूरी एक थेरी कंडक्ट कर दी, ठीक है। थेरी ऐसे नहीं होती, बेसिकली ये हमारी डेली ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ये इससे थोड़ा सा हटकर होती हैं। ये साइकोलॉजिकली मेथड्स होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकली रिसर्चेज होती हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये भी ऑब्जर्वेशन में ही होता है, लेकिन एक सिस्टमेटिक, एक लॉजिकली रिसर्च होती है, कंप्लीट एक मेथड्स होते हैं जिनको यूज़ करते हुए हम अब एक कंक्लूजन निकालते हैं कि आया कि अगर इंसान की जो नफ्सियात है वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, माइंड के स्ट्रक्चर पे, तो ऐसा क्यों है, ठीक है। तो उन्होंने जो बेसिकली उसके साथ उसकी डिफरेंट थेरीज दी कि उनको प्रूव किया, उस बात को एक्सपेरिमेंट्स किए प्रूव करके कि जी हम अगर ये बात कर रहे हैं तो वो इस एक्सपेरिमेंट की बेस पे कर सकते हैं। आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं, अगर हमने एक पर्सन किया है तो आप इसको किसी दूसरे पर्सन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो जो है वो रिलायबल होते हैं और वैलिड होते हैं। ये बेसिक जो मेथडोलॉजी है ये ऐसे ही है कि जो भी थेरीज या जो भी कोई साइकोलॉजी के अलावा भी अगर आप किसी और सब्जेक्ट में, जैसे जोलॉजी हो गया, कोई भी और सब्जेक्ट जो थोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, आपको उसमें डिफरेंट थेरीज मिलती हैं, फिर उस पर काम हुआ मिलता है, डिफरेंट रिसर्चेस की शक्ल में आपको उस पर काम हुआ मिलता है कि जी इस काम पे ये रिसर्च हुई, इस थेरी पे ये रिसर्च हुई। तो वो बेसिकली उसकी मेथडोलॉजी होती है कि उस पर मेथड्स कौन कौन से, वो उन रिसर्चेस करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। वो चीज़ जो है वो मेथडोलॉजी होती है। अब इस चैप्टर में बेसिकली हम जो हैं, वैसे तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन इसमें जो हम मेथड्स पढ़ेंगे वो आगे आपको अगली स्लाइड में मिलेंगे कि हम इसमें कौन कौन से जो हैं वो मेथड्स पढ़ेंगे कि जिनको हम यूज़ करते हुए अपनी रिसर्चेस करते हैं साइकोलॉजी के अंदर, या आया किसी और सब्जेक्ट में भी, जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रिसर्चेस हो रही हैं, तो ये डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं जिनको यूज़ करके रिसर्चेस जो हैं वो की जाती हैं, ठीक है। ओके, मेजर रिसर्च मेथड, पेज नंबर 24। हमने यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि मेजर रिसर्च मेथड में क्या क्या आता है। इन एनी साइंस several research method different methods of study are used, each method contributions in its own way to the final solution, ठीक है। कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल कि क्वेश्चन एक ही हो, लेकिन उसको सॉल्ट आउट करने के लिए स्टडी में सॉल्ट आउट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हर मेथड जो है एक अपना अलग सोल्यूशन देता है, ठीक है। एक ही स्टडी पर अलग से सोल्यूशन दे रहा होता है। तो इन प्लानिंग अ स्टडी, रिसर्चर का जो बेसिक काम होता है वो ये होता है कि उसने अटेम्प्ट करना होता है, कि उसने करना होता है कि उसने मेथड यूज़ कौन सा करना है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए या प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसने मेथड कौन सा इस्तेमाल करना है। तो काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, कोई भी अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी सारे मेथड्स यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपके लिए बेसिक्स जो हैं और कह लें कि कंफर्म जो हैं आपकी स्टडीज़ के लिए, वो ये 3 ही काफ़ी हैं। बाकी जो हैं वो आपके लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपका एज अ माइनर सब्जेक्ट है ये। द एक्सपेरिमेंटल मेथड, द कोरिलेशनल मेथड एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये आपको पेज नंबर 25, पेज नंबर 27 एंड पेज नंबर 28 पे कंसिस्ट है, ठीक है। द एक्सपेरिमेंटल मेथड, पेज नंबर 25। Most psychologists consider the experimental method as the only scientific method that provides the most powerful means of answering research questions, ठीक है। कि जो मोस्टली जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं वो एक्सपेरिमेंटल मेथड को एज अ साइंटिफिक मेथड में यूज़ करते हैं, कि सिर्फ यही वाहद साइंटिफिक मेथड है
जो कि प्रोवाइड करता है पावरफुल आंसर्स देता है क्वेश्चंस के। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बेस करता है एक्सपेरिमेंटल पे, एक्सपेरिमेंट्स पर। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि वो वाला मेथड जिसमें एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। थ्रू एक्सपेरिमेंट्स हम आंसर फाइंड आउट करते हैं कि अगर किसी स्टडी का या किसी प्रॉब्लम का या किसी क्वेश्चन का क्या आंसर है, उसको जो है वो बाद में हम जनरलाइज इजीली आम पॉपुलेशन पर भी जनरलाइज कर सकते हैं कि इस स्टडी ये लोगों में अगर चीज़ ऐसे है तो सब लोगों में ऐसे ही है। विद एक्सपेरिमेंटल हम बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है वो मीन्स समझा जाता है, मेथड समझा जाता है तमाम मेथड्स में से। इसमें बेसिकली जो साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं इस साइंटिफिक मेथड में, जब रिसर्च कंडक्ट करनी होती है तो उसमें 4 स्टेप्स जो हैं वो फॉर्मली यूज़ होते हैं। यहाँ इसी टॉपिक में आपको मिलेंगे पेज नंबर 25 पे। आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहला जो साइकोलॉजिस्ट का काम होता है वो आइडेंटिफाई करना होता है कि प्रॉब्लम है क्या। डिज़ाइन एंड कंडक्ट अ स्टडी गैदरिंग अप्रोप्रिएट डाटा। वो क्या करता है, वो फिर अपनी स्टडी को डिज़ाइन करता है और कंडक्ट करता है और डाटा, अप्रोप्रिएट डाटा जो उसको चाहिए होता है वो गैदर करता है अपनी स्टडी से रेलिवेंट। अब वो डाटा जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से कलेक्ट कर सकता है। वो सर्वे के थ्रू कलेक्ट कर सकता है, इंटरव्यू करके कलेक्ट कर सकता है, मेलिंग के थ्रू कर सकता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू के थ्रू कर सकता है। इसके अलावा वो क्वेश्चनियर फिल आउट करवा सकता है, लोगों से फिलअप करवा सकता है, लोगों से। जैसे कि आपने खुद भी कभी अगर कोई आपके पास आया हो कि ये क्वेश्चनियर एक फिल कर दें काइंडली, तो वो जो है वो बेसिकली उनकी रिसर्च डाटा होता है। वो डिफरेंट लोगों के पास जाके क्वेश्चनियर फिलअप करवाते हैं और फिर उनके आंसर्स देखते हैं कि मोस्ट लोगों की क्या राय है, ठीक है। और फिर वो उस पर जो है वो रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं। तो वो डाटा एनालिसिस करते हैं। उसके बाद जो उन्होंने डाटा कलेक्ट किया होता है वो थर्ड पॉइंट पे जाके एनालाइज करते हैं उस डाटा को, उस डाटा की इंटरप्रिटेशन करते हैं, आंसर्स देखते हैं कि क्या निकले हैं। और फिर फोर्थ वन पे वो ड्रॉ कंक्लूजन्स एंड इन्फेरेंसेस, कि फिर वो कंक्लूजन निकाल देते हैं। इस स्टडी को बेसिकली जो है एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो है इसको कॉयल स्टडी भी कहा जाता है, कॉयल मेथड भी कहा जाता है। वो इस वजह से क्योंकि इसमें जो है वो बेसिकली एक चीज़ का रिसर्चर जो होता है या साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो रिलेशनशिप देखता है कॉज एंड इफ़ेक्ट का, कि दो चीज़ों का उसने बेसिकली रिलेशनशिप देखना होता है कि कॉज क्या थी, वजह क्या थी किसी चीज़ की, और फिर उसका इफ़ेक्ट क्या आया, उसका जो था उसका नतीजा क्या निकला, ठीक है। उस कॉज का, उस वजह का इफ़ेक्ट क्या आया उसके बाद। इस वजह से इसको एक्सपेरिमेंटल मेथड को कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखने की वजह से इसको कॉजल एक्सपेरिमेंटल मेथड भी बोला जाता है। क्लियर है? इसमें बेसिकली फर्दर 3 पॉइंट्स आते हैं, हाइपोथेसिस एंड थ्योरी, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल कंडीशंस। ये बेसिक ये चीज़ है कि जब आपने कोई भी एक्सपेरिमेंटल मेथड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ये सारी चीज़ें तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड में यूज़ होती हैं। कैसे यूज़ होती हैं कि क्योंकि जब फर्स्ट ऑफ ऑल when you design an experiment या when the researcher design the experiment, the first step is state to a hypothesis। सबसे पहला जब उसने डिज़ाइन करना होता है एक्सपेरिमेंट का तो सबसे पहला जो है उसका स्टेप होता है रिसर्चर का, उसने हाइपोथेसिस बनाने होते हैं। अब बेसिकली हाइपोथेसिस समझने के लिए आपको पहले थ्योरी को समझना होगा कि थ्योरी क्या चीज़ है। थ्योरी की सिंपल डेफिनेशन के व्हाट इज़ थ्योरी, अ सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड आइडियाज़ दैट इज़ यूज्ड टू एक्सप्लेन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, कि थ्योरी बेसिकली वो कोई भी सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड आइडियाज़ का एक सिस्टम होता है। जैसे हम मोस्टली अपने हर किसी भी जो वर्ड होता है उसकी एक थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे ही जो है या डेफिनेशन पढ़ते हैं या उस पर की गई एक कंप्लीट थ्योरी पढ़ते हैं। तो वो यही चीज़ होती है कि सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड आइडियाज़ दैट इज़ यूज्ड टू एक्सप्लेन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो कि एक्सप्लेन करती है एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को। अब बेसिकली आपको जो है जब भी किसी रिसर्चर ने किसी टॉपिक पर रिसर्च करनी होती है तो वो कोई ना कोई टॉपिक तो होता है ना। जैसे कि आपको यहाँ पे इसी आपके टॉपिक में हाइपोथेसिस एंड थ्योरी में एक टॉपिक मिलेगा कि जहाँ पे जिस पे वो रिसर्च करना चाह रहा है रिसर्चर। अब इसमें रिसर्च करना चाह रहा है म्यूज़िक पर, म्यूज़िक देखना चाह रहा है कि म्यूज़िक की प्रेजेंस पर क्या म्यूज़िक की प्रेजेंस में जो स्टूडेंट्स हैं वो अर्थमेटिकली प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं
ये अब इसमें थेरी क्या है, म्यूजिक भी एक थेरी है, अर्थमेटिकल प्रॉब्लम भी एक थेरी है, ठीक है। अर्थमेटिकल बेसिकली खुद बताते खुद एक थेरी है। तो ये डिफरेंट थेरीज हैं जिस पे वो काम करना चाह रहा है, पहले से इन पे थेरीज मौजूद हैं। अब बेसिक हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंटर का काम होगा क्या, या रिसर्चर का काम होगा क्या है कि उसने उस पर हाइपोथेसिस बनाएगा। हाइपोथेसिस जो होते हैं ये एक फर्जी जो है वो जवाब होते हैं, फर्जी कंक्लूजन होता है, एक अजम्पशन होती है, एक मफरूज़ा होता है, जो कि हम अपना एक जवाब निकालने से पहले, एक्चुअल जवाब निकालने से पहले हम एक फर्जी जवाब निकाल लेते हैं। वो इस वजह से फिर हम उस पर काम करते हैं, उस फर्जी जवाब निकाले हुए पे काम करते हैं। अगर तो वो ठीक आ जाए, ठीक है, अगर तो वो ठीक, हमारी जो फर्दर हम रिसर्च करते हैं, सारा काम करते हैं, प्रोसीजर, अगर तो वो ठीक वही बात कह दे, हमारे रिजल्ट्स भी जो हमने कही है, रिसर्चर ने कही है हाइपोथेसिस में कि हाँ जी ऐसा है, फर्जी जवाब जो उसने निकाला था, तो वो कहेगा कि जी मेरे हाइपोथेसिस ठीक हो गए। लेकिन अगर वो उसके जो हैं वो जवाब नहीं ठीक आते, तो वो सिंपल कह देगा कि मेरे हाइपोथेसिस ठीक नहीं हुए, तो जी ये जवाब आ गया। मतलब कि पहले से वो कोई जब फर्जी जवाब निकाल के, फर्जी अजम्पशंस निकाल के रख लेगा थेरी में से, तो वो जो हैं वो हाइपोथेसिस होंगे। हाइपोथेसिस की डेफिनेशन बेसिक ये है कि अ टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। अब जो इसमें टू और मोर वेरिएबल्स की बात की है, ये फर्दर आपको अगले टॉपिक में मिल जाएंगे। तो बेसिक आपने जो चीज़ समझनी थी उसमें वो यही थी कि जब भी कोई रिसर्चर जो है वो एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करता है, तो उसका सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि उसने जो उसके टॉपिक पर जो थेरीज पहले से हुई हैं उसमें से वो अपने नॉलेज की बेस पर और उन पहले हुई थेरीज की बेस पर कुछ हाइपोथेसिस बना लेता है। अब यहाँ पे उसने हाइपोथेसिस क्या बनाया है, यहाँ पे वो अब रिसर्च किस पे करना चाह रहा है कि इफ़ म्यूज़िक, उसने पहले ही हाइपोथेसिस बना लिया है अपनी रिसर्च के बिल्कुल स्टार्ट पे। वो प्रोसीजर आपको सारा बता रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट करते कैसे हैं, ठीक है। उसने पहले से ही हाइपोथेसिस एक फर्जी जवाब निकाल के रख लिया है, एक अजम्पशन। पेज नंबर 26 पर जो है लेफ्ट साइड पे आपको मिलेगा, इफ़ म्यूजिक इज़ प्रेजेंट देन चिल्ड्रन सॉल्व फेवर अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स एक्यूरेटली, ठीक है। कि अगर म्यूजिक जो होगा तो चिल्ड्रन जो हैं वो अपने अर्थमेटिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एक्यूरेटली सॉल्ट आउट कर पाएंगे, ठीक है। ये उसने पहले से एक फर्जी जवाब दे दिया, पहले से एक हाइपोथेसिस बना के रख लिया। अब इस पे ये फर्दर काम करेगा एक्सपेरिमेंट करके कि क्या मेरा बनाया हुआ हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं ठीक है। अगर तो ठीक हो गया तो वो कह देगा कि हाँ जी म्यूज़िक की प्रेजेंस में जो बच्चे हैं वो अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। अगर नहीं होगा तो, अगर हाइपोथेसिस गलत हो जाएगा तो वो कह देगा कि म्यूज़िक की प्रेजेंस में जो है वो बच्चे अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्ट आउट अच्छे से नहीं कर पाते, ठीक है। ये इसका बेसिकली फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद जो है अब उसमें जो उसने कहा है वेरिएबल्स की बात की है, वो अगले स्टेप में है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। सेकेंड वन, independent and dependent variables. Two essential components of an experiment are manipulation and control of variables. अब पहली बात ये समझना ज़रूरी है कि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं क्या चीज़। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जिनको रिसर्चर खुद से मैनिपुलेट करता है, ठीक है, खुद से मैनिपुलेट करता है और फिर उसका रिजल्ट देखता है कि डिपेंडेंट पर उसका रिजल्ट क्या आया। मैं आपको इसको विद एग्जांपल बताती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमने प्रीवियसली हाइपोथेसिस पढ़ा था कि इफ़ म्यूज़िक इज़ प्रेजेंट द चिल्ड्रन सॉल्व फेवर अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स एक्यूरेटली। अब यहाँ पे उसने एक्सपेरिमेंट करना है विद टू वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट के साथ वो एक एक्सपेरिमेंट करेगा और देखेगा कि क्या मेरा हाइपोथेसिस ठीक हुआ है या नहीं ठीक हुआ। वो उन स्टूडेंट्स को जो है वो सिलेक्ट करेगा, वो डिसाइड करेगा रिसर्चर के वो उसने एक ग्रुप लेना है स्टूडेंट्स का जो कि अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करेंगे विद द प्रेजेंस ऑफ म्यूज़िक, ठीक है। विद द प्रेजेंस ऑफ अ म्यूज़िक मतलब कि एक रूम में उन स्टूडेंट्स को बिठाएगा और उनको अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स देगा और साथ में म्यूज़िक चला देगा। जो तो उसने म्यूज़िक वहाँ पे चलाया वो उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि वो उसने खुद से मैनिपुलेट किया है। वो उसका रिजल्ट देखना चाह रहा है कि अगर मैं यहाँ पे म्यूज़िक चलाता हूँ तो फिर बच्चों की परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क आएगा क्या। और एक ग्रुप वो बनाएगा जहाँ पे वो बच्चों को अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स देगा लेकिन वहाँ पे म्यूज़िक नहीं चलाएगा, ठीक है।
एक जगह पे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे के देखेगा कि मेरा इस पे क्या असर आया, डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या असर आया, और दूसरी जगह पे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं देगा। ठीक है, तो वो बेसिकली यहाँ पे जो म्यूज़िक जहाँ पे वो दे रहा है, म्यूज़िक जो है वो उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि उसको वो खुद से मैनिपुलेट कर रहा है और वो खुद से उनको दे रहा है, और उसके फिर रिजल्ट्स भी देख रहा है उसका, कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है डिपेंडेंट से, डिपेंडेंटली उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या होगा वहाँ पे, फिर वो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस होगी। ठीक है, कि म्यूज़िक की प्रेजेंस में स्टूडेंट्स जैसा परफॉर्म करेंगे वो उसका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अगर मैं इसके अलावा भी आपको एक एग्जांपल दूं तो सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर टीचर है, टीचर जो बेसिकली बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रहा है बच्चों को। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रहा है स्टडी के तौर पे, वहाँ पे स्टडी जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो खुद से टीचर मैनिपुलेट कर रहा है। और जो स्टूडेंट्स आगे से रिस्पोंड करेंगे पेपर्स में या किसी भी अचीवमेंट टेस्ट में, वो जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। वो डिपेंड करेगा कि उनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो टीचर की तरफ से मिला हुआ है वो कैसा था। ठीक है, ये जो है टीचर स्टडी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि जो परफॉर्मेंस है स्टूडेंट्स की वो डिपेंडेंट वेरिएबल, वो डिपेंड करेगी स्टडी पर, परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड करेगी स्टडी पर। तो ये है, ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में डिफरेंस ये चीज़ है। यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो म्यूज़िक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, परफॉर्मेंस है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने एक और चीज़ भी याद रखनी है। अभी मैंने इसको कहा भी था कि ये जो है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बेसिक एक्सपेरिमेंटल मेथड में देखा जाता है। तो आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट ही काम हो रहा है। ठीक है, पहले वो कॉज दे रहा है, वजह देख रहा है कि वजह क्या थी और फिर उसका असर क्या आया, मतलब वो वजह क्या है यहाँ पे म्यूज़िक, और बाद में उसका असर क्या आ रहा है कि वो देख रहा है कि उनकी परफॉर्मेंस किस तरह से आ रही है। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो इसका टॉपिक है वो है एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल कंडीशंस। अभी जो मैंने आपको अभी दो कंडीशंस बताई थी यहाँ पे पीछे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स में मैंने आपको दो कंडीशंस भी साथ में बता दी थी, वही जो है वो एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल कंडीशन है। जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हो गया म्यूज़िक और डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया परफॉर्मेंस, लेकिन जो वो वाला एक क्लासरूम जहाँ पे बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स बिठाए हैं अर्थमेटिकल प्रॉब्लम के साथ, लेकिन उनको म्यूज़िक के साथ बिठाया है, लेकिन दूसरा वो रूम जहाँ पे स्टूडेंट्स को अर्थमेटिकल सेम प्रॉब्लम दी है लेकिन वहाँ पे म्यूज़िक नहीं चलाया। ठीक है, तो इन दोनों रूम में एक रूम जो है वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है और एक जो है वो कंट्रोल कंडीशन है। वो साथ में बेसिक कंपेयर भी करके देखेगा कि दोनों की परफॉर्मेंस में डिफरेंस देखेगा कि एक्सपेरिमेंटल कंडीशन इसमें से कौन सी है जिस पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। एक्सपेरिमेंट उस पे कर रहा है जहाँ पे उसने म्यूज़िक चलाया है, वो उसकी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है, और वो वाली कंट्रोल कंडीशन वो है जहाँ पे उसने म्यूज़िक नहीं चलाया। उनको सिर्फ वो कंट्रोल कर रहा है सिचुएशन को, लेकिन वहाँ पे वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कंडक्ट कर रहा। ठीक है, उनके सिर्फ वो रिजल्ट्स लेगा कि जो बगैर म्यूज़िक के स्टूडेंट्स थे उनके रिजल्ट्स क्या आए और जो विद म्यूज़िक स्टूडेंट्स थे उनके रिजल्ट्स क्या आए। ये दोनों कंडीशंस रखेगा, एक एक्सपेरिमेंटल कंडीशन रखेगा और एक कंट्रोल कंडीशन रखेगा, और देखेगा कि म्यूज़िक के साथ जो इफ़ेक्ट आता है वो कितना इफ़ेक्ट आया है, एक नॉर्मल कंडीशन से हटकर कितना लो या कितना हाई इफ़ेक्ट आया है। ठीक है, उसके अगर मैं आपको साथ में इनकी डेफिनेशन भी बताऊं, कंट्रोल ग्रुप वो होगा या कंट्रोल कंडीशन वो होगी दिस सब्जेक्ट इन अ स्टडी हु डू नॉट रिसीव द स्पेशल ट्रीटमेंट गिवन टू द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिनको कि वो वाला स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वालों को मिल रहा है, जैसे कि म्यूजिक। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप दिस सब्जेक्ट इन अ स्टडी हु रिसीव सम स्पेशल ट्रीटमेंट इन रिगार्ड टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, कि उनको जो है वो वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो मिल रहा है, म्यूजिक की फॉर्म में मिल रहा है उनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, तो अब जब ये रिजल्ट्स निकालेगा तो रिजल्ट्स आपको मैंने यहाँ पे मेंशन, मैं वैसे आपको बता देती हूँ 27 पेज नंबर पे कंक्लूजन्स एंड एक्सपेरिमेंट्स पे आपको इसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आप अगर खुद से इसके रिजल्ट्स देखना चाहें कि इसके रिजल्ट्स डिटेल में क्या आए, किन स्टूडेंट्स का हाई आया रिजल्ट या किन स्टूडेंट्स का कम लो आया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं भी आपको साथ में थोड़ा बता देती हूँ कि जब उसने कंपैरिजन किया, देखा कि किन स्टूडेंट्स का हाई आया और किन स्टूडेंट्स, तो जिन स्टूडेंट्स को उसने म्यूज़िक के साथ अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स दी थी उनका रिज़ल्ट जो था वो
लो आया, जबकि वो स्टूडेंट्स जिनके एक्सपेरिमेंटल अथमेटिकल प्रॉब्लम्स के साथ उनको म्यूज़िक की एब्सेंस थी, म्यूज़िक नहीं दिया गया, उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो हाई आई। तो इसको देखते हुए उसका जो हाइपोथेसिस है, जो उसने पहले फर्जी जवाब निकाल लिया था, वो गलत प्रूव हो गया। जो कि उसने कहा था कि इफ़ म्यूज़िक इज़ प्रेजेंट देन चिल्ड्रन सॉल्व फेवर अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स एक्यूरेटली। तो ये एक्सपेरिमेंट करके उसने प्रूव कर दी बात कि अगर म्यूज़िक होगा, म्यूज़िक की प्रेजेंस होगी, तो जो अर्थमेटिकल प्रॉब्लम है वो अच्छे से सॉल्ट आउट नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो कंप्लीट होता है, और उसके सारे जो जितने भी टॉपिक्स हैं मैंने वो सारे। नेक्स्ट है द को रिलेशनल मेथड एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये दो मेथड्स जो हैं ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होंगे कंप्लीट। इसके बाद हमारा जो चैप्टर है मेथडोलॉजी का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक जो है वो हमने सिर्फ एक्सपेरिमेंटल मेथड देखा है, और उसके फर्दर जो टॉपिक्स थे वो कवर किए हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।